Hello guys, I am here with part 58 of our Real JEE Advanced Question Series। आप अगर राइट फ्रॉम पार्ट 1 हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, आपको इससे बेटर क्वेश्चन की सीरीज कहीं नहीं मिलेगी, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा होगा, स्पेशली आपके जेई एडवांस के लिए। स्पेशली आपके जेई एडवांस के लिए, मेंस के भी बच्चे जो टॉप रैंक डिजायर करते हैं वो भी इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो केमिकल काइनेटिक्स, जैसा कि मैंने कहा था फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा। केमिकल काइनेटिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। चलो, तो ये उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा, दिमाग लगा होगा थोड़ा इसमें। चलो देखो, अगर एक्सप्लेनेशन आप लास्ट तक जरूर देखना, एक्सप्लेनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहां आपको कुछ एक आध कॉन्सेप्ट भी कुछ नया मिले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको आता था तो और अच्छी बात है। ठीक है, हो सकता है आपको आता होगा। हाँ, तो चलो देखो, सब्सटेंस एक्सेस साइमल्टेनियसली डिसोसिएटेड, मतलब यहाँ पे अपना पैरेलल रिएक्शन चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन चल रहा है। और ऑर्डर तो बताया नहीं है, ऑर्डर की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन में। तो मानो मैंने ये और ये इधर डिसोसिएट हुआ, इधर इसकी अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, और आपको बता दूं अरेनियस कांस्टेंट क्या होता था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, उसका प्रोडक्ट बहुत जेई एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं इस कोलिजन थ्योरी से, अब देखना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेरिक फैक्टर तक पे क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। तो A1 इधर दिया हुआ है, A2 इधर दिया हुआ है। मैं आपको पहली चीज रिकमेंड करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आप ना ऐसे लॉजिकली सोचना मत स्टार्ट किया करो कि आप कंटेनर के अंदर देख रहे हो ये इतना कोलिजन होगा ये उतना कोलिजन होगा, वैसे नहीं सोच पाओगे। आप मैथमेटिकली देखा करो चीजों को पहले। ठीक है, मैथमेटिकली चीजों को देखा करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आप क्या सोचने लगोगे, अच्छा यहाँ कोलिजन ज्यादा हो रहा है, यहाँ थोड़ा कोलिजन कम हो रहा है, और यहाँ तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो मैं कैसे सोचूं क्या सोचूं, सोचना नहीं है भाई। जो तुम्हारे पास रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, उसका यूज करो और उसके हिसाब से चीजों को सॉल्व करो, करना ये होता है। ठीक है, तो चलो, अब आपको पता है पैरेलली ये टूट रहे होंगे, तो मैं पहले, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि किस टेम्परेचर पर दोनों का अमाउंट जो आएगा वो सेम आएगा। किस टेम्परेचर पर दोनों का जो अमाउंट आएगा वो सेम आएगा, कोई मेजर नहीं कोई माइनर नहीं, वो कौन सा टेम्परेचर होगा। एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर तो ऐसा होगा जहां पे दोनों अमाउंट में सेम आएंगे। ठीक है, कब आएंगे सेम, आपको पता होगा कि y और z कितना बनेगा वो इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। अगर दोनों रिएक्शंस की रेट कांस्टेंट सेम हो गई, K1 K2 जो है वो अगर सेम हो गया, तो दैट मीन्स दैट मीन्स कि दोनों का जो अमाउंट आएगा y और z का वो सेम आएगा। पहली बात एकदम क्लियर होनी चाहिए ये। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना, दोनों का जो अमाउंट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो चलो देखो, K1 और K2 को इक्वेट करते हैं और फिर टेम्परेचर की वैल्यू निकालते हैं। K1 और K2 को इक्वेट करते हैं और टेम्परेचर की वैल्यू निकालते हैं। सो इफ आई इक्वेट K1 विथ K2, मैं करूंगा A1 e रेस टू द पावर ऑफ माइनस EA1 बाई RT इज इक्वल्स टू A2 e रेस टू द पावर माइनस EA2 बाय RT, ये करूंगा। और इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं मैं यूजिंग द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th 8th। और इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो T आपका आ रहा होगा 750 केल्विन। ठीक है, T आ रहा होगा 750 केल्विन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पर दोनों का जो अमाउंट आ रहा है y का और z का, वो दोनों का जो अमाउंट आ रहा है वो बराबर आ रहा है। हाँ, आप नेट एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह भी निकाल सकते हो, बट उसकी मेरे को नहीं लगता यहाँ खास कोई जरूरत है। नेट एक्टिवेशन एनर्जी, आपने पैरेलल ऑर्डर रिएक्शंस पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, इवन मेंस में पूछा गया है 19 या 20 में किसी साल, अभी मेंस में रिसेंटली मेंस में पूछा गया है। और एडवांस में आएंगे तो अच्छे कंसेप्चुअल लॉजिकल इस तरह के सवाल आएंगे। अब देखो इसके बाद,
अब एक स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। अब क्या हो रहा है, देखो 750 केल्विन पे दोनों बराबर है, तो 750 के नीचे कौन ज्यादा है, उसके ऊपर कौन ज्यादा है, ये कैसे देखना होगा। तो आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, और इस स्टेटमेंट को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताएंगे तो सब। ये स्टेटमेंट हो सकता है आपने नोट्स में कहीं पढ़ा हो, अगर अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो आप। मैं कोशिश करूंगा इसका आपको थोड़ा और डेमोन्स्ट्रेशन देके अच्छे से समझा भी सकूं इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट ऐसा होता है कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो रिएक्शन होता है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला रिएक्शन, हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो रिएक्शन होता है वो ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। दैट इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव। वो ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो इस रिएक्शन में ज्यादा फर्क पड़ेगा, इस रिएक्शन में ज्यादा फर्क पड़ेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। अब ये कैसे सोचना है, क्या कोलिजन सोचना है या क्रॉसिंग दैट एनर्जी बैरियर, वो कैसे सोचना है, नहीं मॉलिक्यूल्स को नहीं सोचना है भाई। यही गलती मत करना, आपको सोचना नहीं है यार, आप मैथमेटिकली देखो। कॉलिजन थ्योरी में उन्होंने सोच वोच के आपको सब कुछ दे दिया है, मैथमेटिकल रिलेशन एक, आप उसको यूज करना सीखो, ठीक है। तो चलो, हाई एक्टिवेशन एनर्जी मोर टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे देखो, ये ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये बताता क्या था, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है पता होगा, आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ये इसका एक्चुअल में मीनिंग है, ये फ्रैक्शन बताता है मॉलिक्यूल्स का जो कि उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। फ्रैक्शन बताता है, ये एक्चुअली कुछ नहीं, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो कि फ्रैक्शन बताता है मॉलिक्यूल्स का क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर, क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर, ये बताता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक कुछ नंबर्स लेके, अब क्योंकि यहां से मैं समझाऊंगा आपको, दिख तो रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से जिसका ईए ज्यादा है उसको ज्यादा सेंसिटिविटी फील होगी, यानी कि उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नंबर से समझा देता हूं आपको, ठीक है। वैसे मैथमेटिकली यहीं से दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा सोचो कि अगर ईए ज्यादा है, फिर उसके बाद मैं टी को बढ़ाऊं, और एक बार ईए छोटा है और मैं फिर टी को बढ़ाऊं, तो जब ईए ज्यादा है ना तो उसमें जो चेंज आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, वो ज्यादा आएगा। ठीक है, नंबर से बता देता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने कुछ वैल्यू ली, ई रेस टू द पावर ऑफ -2/10, ई रेस टू द पावर ऑफ -4/10, ये वाले को आप मानो कि ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला है। ठीक है, टी आप टेम्परेचर मान लो 10, ये मानो आप ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला है। इसकी वैल्यू आपको मैं बताऊं तो ये होती है बेटा 0.67, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं बताऊं तो इसकी वैल्यू होती है 0.81, ठीक है। अब देखो मैंने टेम्परेचर मान लो बढ़ा दिया, 10 से 100 कर दिया, तो ये ई रेस टू द पावर ऑफ -2/100 हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर इतने हो जाएंगे, और ये वैल्यू हो रही है देखो 0.98। और यहां पे देखोगे ये मैं बढ़ाऊंगा, ई रेस टू द पावर -4/100 हो रहा है, और ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0.96। अब आप देखो, खुद ही देखो, हाँ अभी भी ये ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है, लेकिन आप अगर सोच के देखो तो देखो कितना ज्यादा चेंज आया इसमें, इसमें कितना ज्यादा चेंज आया, है ना। और इसमें उतना चेंज नहीं आया, मतलब जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं एज कंपेयर टू पहले जितने थे, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि हाई टेम्परेचर पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला प्रोडक्ट ज्यादा सामने आएगा। तो यहां पे चलो देखो, हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला कौन है, ये। तो अगर मैं बात करूं 750 केल्विन के ऊपर, 750 केल्विन के ऊपर कौन ज्यादा आएगा, ये आएगा, ठीक है। 750 केल्विन के ऊपर ये ज्यादा आएगा। तो चलो अब यहाँ पे देखो, वाई विल बी द मेजर प्रोडक्ट एट 300 केल्विन ना, 300 केल्विन पे नहीं आएगा, बिकॉज 750 केल्विन पर आने पर K1 और K2 इक्वल हो रहा था, इसके पहले तो आपका Z ही मेजर होगा, ठीक है। इसके पहले तो Z ही मेजर होगा, ये भी आप मैथमेटिकली देख सकते हो। तो Y will be major product at 300 ना,
Y will be मेजर प्रोडक्ट एट 700, नहीं 750 आने पर ही K1 K2 के बराबर होगा। आप 700 केल्विन पे देखो, K1 K2 को कंपेयर करो, यू विल फाइंड दैट K2 इज कमिंग ग्रेटर देन K1। तो ये भी नहीं होगा। Y will be major product at 900 Kelvin. Yes, this is the correct answer. And Z will be major product at 900 Kelvin. नहीं, क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं था, बट इसका आपने अगर एक्सप्लेनेशन देखा होगा ना, तो आपको दो चार बातें अच्छे से रिवाइज हुई होंगी। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं अलोंग विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उससे मुझे और अच्छा आइडिया मिलता है कि मैं आपके लिए और क्या ला सकता हूँ, और एक पुश भी मिलता है, ठीक है। ओके